नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ महासंग्राम 2024 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, उसकी जानकारी आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होनी है। 13 दिन का यह सेशन होगा। 16वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। 7 से 19 फरवरी तक सत्र चलेगा और इस दौरान सरकार अपनी योजनाओं का अनुमानित खर्च भी सदन के पटल पर रखेगी। साल 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट, 2024-25 के लिए लेखानुदान सरकार पेश करने वाली है। अब से कुछ ही देर में इस सत्र की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और 7 से 19 फरवरी तक, यानी आज से लेकर 19 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं बजट सत्र को लेकर? क्या तैयारियां हैं सदन में? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। विधायक दल की बैठकें भी बुलाई गई थी, उसमें रणनीति तैयार की गई और अब विधायक और मंत्रियों का पहुंचने का विधानसभा में सिलसिला जारी है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अब से कुछ देर पहले विधानसभा पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदन में सरकार को घेरने का, बीजेपी को घेरने का काम कांग्रेस करने जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र लेकर आए थे, जिसको वो गीता कहते हैं, उसको पलटा तक नहीं गया है, यानी उसके जो वचन पूरे नहीं हुए, सबको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने की जो सरकार है उसने किस तरह से काम किया है मध्य प्रदेश में, सबको लेकर वो सदन में जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि ये बजट सत्र और ऐसे में 12 फरवरी को जो है वो अनुपूरक बजट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश रेवड़ा करने वाले हैं, तो सबकी निगाहें उस 12 तारीख पर रहेंगी कि आखिर क्या क्या मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो लेखा अनुदान 24-25 के लिए पटल पर रखा जाएगा। आज जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल बताएंगे किस तरीके से सरकार ने काम किया, तो उस सब को लेकर आज का सत्र जो है वो हंगामेदार रहने के पूरी तरीके से आसार है। क्योंकि जिस तरीके से कल हरदा का अग्निकांड जो सामने आया, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है कि जब उसको लाइसेंस नहीं था तो आखिर किस तरीके से चलता रहा, क्यों उसकी जांच नहीं की गई। तो आज का सत्र जो है, भले ही आज राज्यपाल का अभिभाषण है, लेकिन निश्चित मानिए कि कांग्रेस जो है वो हरदा मामला हो या फिर गेहूं और धान का जो एमएसपी मूल्य था उसको लेकर काफी हंगामा कर सकते हैं। ये बजट सत्र बेहद लंबा है, आज से शुरू होकर 19 तारीख तक चलेगा। कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विभिन्न योजनाओं को लेकर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि उनके किस तरह के जवाब आते हैं और सदन क्या पूरे समय चल पाता है या बीच में इसको रोकना पड़ता है। देखिए, कई बार ये देखने में आया कि सत्र भले ही लंबा होता है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ये जो सत्र को बीच में ही रोकना पड़ता है। तो आज जो सत्र का आगाज हुआ है, उम्मीद है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सारगर में चर्चा होगी ताकि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर दोनों ही दल मिलकर नया आप हमारे साथ कुछ और खबरों पर बातचीत आपसे आगे करेंगे और फिलहाल बढ़ते हैं आगे। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछने लगी है और महारथी अपने अपने दांव पेच के जरिए सेंधमारी के साथ ही विरोधियों को अपनी रणनीति में फंसाने की जुगत में लगे हुए हैं। शह मात के इस सियासी खेल में हर दांव सोच समझकर खेला जा रहा है। साथ ही ऐसा खेल खेला जा रहा है कि विरोधी चाल को समझ ही ना सकें, लेकिन सियासी अखाड़े में माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे सभी जो राजनीति के खिलाड़ी हैं एक दूसरे को धोबी पछाड़ देना जानते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनाव के इस महासंग्राम 2024 में, जानेंगे आगे। और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। आज भी कांग्रेस की मैराथन बैठकें होनी हैं। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में बैठक होगी और बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी मंथन किया जाएगा। आज महिला मोर्चा, यूथ कांग्रेस और सेवा दल की बैठक होनी है और इन बैठकों के माध्यम से आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उन चुनावों को लेकर चर्चा होगी। कैसे रणनीति बनाई जाएगी, महिलाओं की क्या भूमिका होगी, युवाओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, आज यहां पर चर्चा होगी। चूंकि आज महिला मोर्चा की, यूथ कांग्रेस की और सेवा दल की भी बैठक होनी है।
तो सभी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और कांग्रेस की मैराथन बैठकों में ये सभी विषय तय किए जाने हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और जीतू पटवारी के पास बड़ी जिम्मेदारी है 2024 का ये महासंग्राम जीतना। और इस बार का जो ये लोकसभा का चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है। आज जो बैठकें होनी है, बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी अभी ताज़ा घाव खाकर आई है विधानसभा चुनाव से, तो वो नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में वो घाव और बढ़े। वो चाहेगी कि इस पर मरहम लगे और उसी ट्रीटमेंट की तैयारी चल रही है। आज बैठकें होनी कांग्रेस पार्टी की गई। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जो करारी हार मिली है, या फिर जो बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव जिसमें से 29 में से महज एक सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब हुई थी, तो यही कारण है कि अब 2024 के महासंग्राम में उतरने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जीतू पटवारी को जब से मध्य प्रदेश की कमान मिली है लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रभारी भी बदले गए मध्य प्रदेश में, अब संगठन की जिम्मेदारी जो है वो भंवर जितेंद्र सिंह को मिली है, तो वो भी मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं और अलग अलग जो प्रकोष्ठ है, मंडल है, मोर्चे हैं, उनकी बैठकें करने में लगे हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव तो है ही है, उस सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो लोकसभा चुनाव। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरनी है, उसको कैसे सफल बनाया जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वो यात्रा में कार्यकर्ताओं का जोश रहे, लोगों से जुड़ाव हो, इसको लेकर तमाम जो रणनीतियां तय की जा रही है। और उसी क्रम में आज महिला मोर्चा के साथ ही युवा मोर्चा और इसके साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की जानी है। तो कि लोकसभा में इन लोगों की क्या भूमिका होनी है उसको लेकर चर्चा होगी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किस तरह की भूमिका में युवा नजर आ सकते हैं, महिलाओं की क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, सेवा दल की क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, इस सब को लेकर आज चिंतन और मंथन होगा। देखिए, सबसे पहले वो आज हरदा गए हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, उसके बाद जब यहां लौटेंगे तो पीसीसी में एक बैठक होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार चाहे प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लेकर हो या संगठन को मजबूत करने को लेकर हो, लगातार कांग्रेस में बैठकें हो रही हैं। अब देखना होगा कि इन बैठकों का कितना फायदा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिल पाता है। जी, निश्चित रूप से। और इस बार के लोकसभा चुनाव की जो परिणाम है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मायने रखते हैं। शैलेंद्र, लेकिन आज की बैठकों के अलावा जीतू पटवारी के सामने और भी कई चुनौतियां रहेंगी। मसलन युवाओं को क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है? यूथ कांग्रेस और सेवा दल की यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी महिला मोर्चा के अलावा। बिल्कुल देखिए, युवा कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। देखिए, कांग्रेस चूंकि अब युवाओं के जिस तरीके से युवा टीम कांग्रेस ने इस बार दी है, चाहे वह जीतू पटवारी की बात हो, उमंग सिंघार के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो एक युवा चेहरा है, उपनेता के तौर पर हेमंत कटारे को आगे किया है, तो युवाओं की ब्रिगेड जो है वो तैयार करने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी में सत्ता में नहीं है, ऐसे में उनके कई पुराने नेता हैं जो अब शायद धीरे धीरे पार्टी से अलग हो रहे हैं या ये कहें कि उतना काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ने की, ताकि जो आने वाली कांग्रेस है वो यूथ कांग्रेस के तौर पर सामने आए। देखिए, कमान तो युवाओं को दे दी है, लेकिन क्या युवाओं को ग्राउंड पर जिम्मेदारियां मिल रही है, क्या उनको टिकट में भागीदारी होगी, इस सब को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चिंतन होने वाला है। जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हो रही हैं या जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो भी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर युवा बेहद आशान्वित है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भरपूर युवाओं को मौका मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। और बढ़ते आगे, उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को बीजेपी ने धार देना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और ये दोनों नेता दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे और 4 लोकसभा पर्यवेक्षक रायपुर में बैठक के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ को लेकर रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये नेता बैठक करने वाले हैं। सभा के चुनाव सामने हैं, उनके रणनीति के तहत हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव में बहुमत के साथ भी हम जीते हैं और आने वाले समय में लोकसभा 11 के 11 सीट हम जीते, इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो गई है और बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो प्रभारी मंत्री का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और उनके नेतृत्व में हम 11 के 11 सीट जीतेंगे।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है और वहां मौजूद सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ की जनसभाओं का दौर जारी है। अपने चुनावी अभियान के दौरान नकुल नाथ ने बड़ा ऐलान किया। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँगा। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को लेकर चुनावी रणनीति बनाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी के दोनों नेता कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरेंगे। वहीं बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा को लेकर सर्दी के मौसम में एमपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने सीएम और कैबिनेट मंत्री को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर तंज कसा। आपको ध्यान होगा, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो शिवराज सिंह भी सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। अब मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंच गए। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं। और इस बीच चलिए चलते हैं आपको हरदा, जहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हैं। वहां की स्थिति का जायजा लेने जो कल हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर घायलों से मुलाकात की थी, हालचाल जाना था। जो चुके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा, इसके नीचे वो तहखाना है जो जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर थे और अब कोशिश की जा रही है कैसे भी इस इमारत के सबसे नीचे जो तहखाने में जाया जा सके। वहाँ कितने अवैध मजदूर थे और क्या स्थिति थी, यही वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है तहखाने की, जिसको रास्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं मलबा हटाकर, ताकि यहाँ पर उस घटना के साक्ष्य हैं या कितने लोग थे वो पता चल सके। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो उस घटना स्थल पर आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जानने की कि आखिर पूरी घटना क्या थी। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यही वो घटना स्थल है जहाँ पर विस्फोट हुआ था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। हेलो हेलो नस्ल है और उस पर देखना होगा कि आगे क्या वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि अभी वो सिर्फ जगह का मुआयना कर रहे हैं और पटाखा फैक्ट्री में कई धमाके हुए और उस धमाके के बाद जो राहत और बचाव कार्य है उसमें बहुत समय लग रहा है। 20 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस समय में, इतने समय में भी अभी तक आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं। जीतू पटवारी घटना के बाद जो अब स्थिति है उसका जायज़ा ले रहे हैं और अब देखिए ये पूरा मलबा जो है वो हटाया गया है और यहाँ से काफ़ी कुछ तस्वीर स्पष्ट हो रही है। हरदा में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हैं पार्टी की कुछ नेताओं के साथ वहां पर हालात का जायज़ा लेने के लिए। और आपको बता दें कि आज दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास जो है समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने का भी है और यहां पर अभी कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं, क्या आखिर
ये घटना के बाद की स्थिति है, क्या हालात वहाँ पर हैं। जीतू पटवारी खुद वहाँ मौके पर पहुँचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी अपने कुछ सहयोगी, अपने कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं, और चलने फिरने के लिए भी जगह वहाँ पर नहीं बची है। इतना भयानक ये हादसा हुआ था कि आसपास के करीब 1 से 2 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट गया था, पूरे क्षेत्र को इसने दहला दिया था। और ज़ोरदार धमाके के बाद कई घरों में आग लग गई, सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए, घरों की दीवारें ढह गईं कई जगह, और 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि अभी जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र दिखा रहे थे तस्वीर, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो तहखाना है, अभी तहखाने में कई मजदूर हो सकते हैं, उन्हें फ़िलहाल ये कोशिश रहेगी कि आगे जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके जो कि वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। हालांकि तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं वो जीतू पटवारी जो कि हादसे के बाद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं, और यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दो दिखा रहे हैं इस वक्त। एक जब जीतू पटवारी वहाँ मौके पर पहुँचे थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीधी और ताज़ा तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जीतू पटवारी वहाँ पहुँचे हैं, पूरी फैक्ट्री का घूम करके, चक्कर लगा करके मुआयना उन्होंने किया है, और बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ, और कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पीसी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट ये मिला है कि फैक्ट्री मालिकों को नर्मदापुरम पुलिस को सौंपा जाएगा। फैक्ट्री मालिकों को हरदा पुलिस को नर्मदापुरम पुलिस सौंपेगी। दरअसल कल राजेश और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था, और नर्मदापुरम पुलिस की कस्टडी में दोनों ही फैक्ट्री मालिक हैं, और आज अपनी कस्टडी में हरदा पुलिस उन्हें लेने वाली है। कस्टडी में लेकर कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, और सुपरवाइजर रफीक हरदा से गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों फैक्ट्री मालिक और उसका जो कर्मचारी है रफीक, सुपरवाइजर के तौर पर जो यहाँ जिम्मेदारी निभा रहा था, और उससे भी पूछताछ होगी। आगे की स्थिति क्या रहेगी इस पर हम बात भी करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुँचा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं जीतू पटवारी, और पीसी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं घटनास्थल पर। और हरदा में हुए ब्लास्ट के मामले में ताज़ा अपडेट ये आ रहा है, बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो पटाखा का यहाँ धमाका इतना ज़ोरदार हुआ कि अभी तक उसकी आंच, उसकी तपिश बरकरार है। फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उन्हें हरदा पुलिस को दिया जाएगा। दरअसल नर्मदापुरम में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, दोनों ही राजेश और सोमेश अग्रवाल को पकड़ा गया था। नर्मदापुरम पुलिस की कस्टडी में हैं दोनों फैक्ट्री मालिक। आज अपनी कस्टडी में हरदा पुलिस उन्हें लेगी, और इससे पहले सुपरवाइजर रफीक को गिरफ्तार किया गया था हरदा से ही। तो घटनास्थल पर पहुंचे जीतू पटवारी, अब वो भी हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही हादसे के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग का जो गुबार है धुएं का, वो काफ़ी दूर तक दिखाई दिया था, और धमाके से जब वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ तो काफ़ी दूर तक उसके चिथड़े उड़कर गए। जो भी वहाँ पर दीवारें थीं, दीवारें टूटीं, और आसपास जो ये देखिए किस तरह से वो टुकड़ों में एकदम वहाँ से उठता हुआ धुएं के साथ साथ जो धमाके का जो इम्पैक्ट था, वो उस इम्पैक्ट से देखिए कुछ वहाँ पर ब्लास्ट के बाद मानो दीवार टूटी या क्या, कई टुकड़ों में वो बिखर गया। और हरदा का पटाखा विस्फोट इतना भयानक था कि उसका दर्द, उसकी सिसक, उसकी तपिश अभी भी बनी हुई है, और कलेक्टर का इस पे बड़ा बयान है। स्थिति में नियंत्रण है, और 11 लोगों की मौत की उन्होंने पुष्टि की है। 178 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और 160 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 39 को रेफर किया गया है। जो अधिकारी हैं ऋषि गर्ग, उन्होंने बताया, और मलबा हटाने में कुछ समय अभी लगेगा।
देखिए, हरदा जो पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ उसके बाद लगातार प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। 24 घंटे हो चुके हैं। कलेक्टर ऋषि गर्ग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर। सर, क्या स्थिति है अब कि कंट्रोल में है? कितनी कैजुअलिटी हुई है? सिचुएशन अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि कैजुअलिटी जो लास्ट नाइट का फिगर था 11 वही है। और अभी भी हमने जो सारा डेब्रिस चेक कर लिया है, वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कैजुअलिटी हमें नहीं मिली है। अभी तक सर कितनी मौत हुई और कितने घायल हैं? 11 कैजुअलिटीज़ हैं और करीब 178 लोग आए थे, जिसमें से 39 हमने रेफ़र किए थे और वो भोपाल और नर्मदापुरम वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और शेष जो 160 के आसपास हैं वो हमारे जिला अस्पताल में उनका उपचार हुआ है। मैक्सिमम लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सर, ये मलबा कब तक हट जाएगा, क्या संभावना है? देखिए, मलबा हमने चेक कर लिया है और मलबा हटने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा हैवी मलबा है, कंक्रीट भी है, आयरन स्टील की रॉड्स भी हैं, तो उसको हटाने में टाइम लगेगा। सर, रहवासी थोड़ा गुस्सा है कि हमारे मकान तोड़ने की उन्हें बात नहीं, करें। वो कुछ उनको भ्रांति हो गई, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कई बार रेस्क्यू टीम को घुसने के लिए अंदर दीवार तोड़नी पड़ती है, तो हो सकता है कि कुछ जो मकान थे उनको क्षति पहुंची हो। तो फिर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर किसी को क्षति पहुंची है तो उनको भी डेफिनेटली कंपनसेशन मिलेगा। सर, एक बात हो रहा है, रहवासी कह रहे हैं कि पीएम आवास योजना में हमारे मकान बने थे और ये फैक्ट्री बाद में मंजूरी दी। वो जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसके प्रधानमंत्री आवास थे या कोई योजना के तहत कोई किसी को आवास मिले थे कि नहीं मिले थे। तो देखिए, कलेक्टर ऋषि गर्ग जो बता रहे हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है और यहाँ पर काम चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो पीएम आवास योजना में मकान बने थे इनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उस वक्त हादसे के बिल्कुल उसी समय की तस्वीरें। आप देखिए, काफ़ी दूर फैक्ट्री से ये लोग हैं, उसके बावजूद वहाँ से निकलते हुए जो धमाका हुआ, उस धमाके का इम्पैक्ट देखिए कि कुछ वहाँ से चिथड़ों में उड़कर आया है। और अब आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर इस वक्त राज्यपाल बंगूभाई पटेल विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या करें? सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर 3000 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक स्वरोजगार ऋण सहायता वितरित की गई है। मेरी सरकार ने पीएम जनधन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल्य जिलों में 7300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवास के निर्माण करने का निर्णय किया गया है। योजना अंतर्गत 23 जिलों में 4597 वसाहतों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया एवं बहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वधु वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री उद्यम एवं स्वरोजगार योजना अंतर्गत इस वर्ष अब तक 280 से अधिक हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार प्रदेश के दूध उत्पादकों को और डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के माध्यम से विभिन्न राज्यों की डेयरी फेडरेशन के साथ समन्वय और सहभागिता करते हुए सांची बांध को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। संकल्प पत्र 2023 की गारंटी को पूरा करते हुए मेरी सरकार ने कोडो, कुटकी जैसे मिलेट्स उगाने वाले कृषकों को भी आय की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रानी दुर्गावती
अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना में 3 वर्षों 105 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जाएगी। मकर संक्रांति उत्सव के दौरान पात्र लाडली बहनों के खातों में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की गई है। आहार अनुदान योजना अंतर्गत 240 करोड़ रुपए व्यय किया जाकर 2 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक 14 लाख से अधिक बालिकाओं को 388 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्षों में निरंतर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में से 88% से अधिक बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के नव भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी है। मेरी सरकार भी प्रदेश की युवा शक्ति को चेहरे पर मुस्कान और सपनों के उदाव को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत अब तक 3,86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मध्य प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जन सुविधा एवं कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उज्जैन में देश की पहली हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ हो गया है। देश को सिकल से रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में शहडोल जिले में से की है। वर्ष 2047 तक बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल वाला रोग के साथ जन्म नहीं ले, मेरी सरकार इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। मेरी सरकार आगामी महाशिवरात्रि से गुड़ी पड़वा के मध्य उज्जैन में भव्य विक्रम व्यापार उद्योग मेला का आयोजन करने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतिबिंब बनेगा। भारत सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना अंतर्गत पंचबड़ी सिल्क टैग पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश का एकमात्र सिल्क टैग पार्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 47,40,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं और इस राशि से मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक समृद्धि की दृष्टि से देश का गौरव है। मेरी सरकार ने वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर के शुभारंभ एवं सृष्टि आरंभ दिवस को उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर कलश यात्रा, विक्रम व्यापार उद्योग मेला, विक्रम वैदिक पढ़ी घड़ी, विक्रम पंचांग के लोकार्पण के साथ सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से उज्जैन अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना करने का लक्ष्य है, जिससे बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। श्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर इंदौर से उज्जैन एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जबलपुर से चित्रकूट तथा ग्वालियर से ओछा एवं पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की जाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुई महत्वाकांक्षी चित्ता परियोजना सफल रही है। वर्ष 2024 के प्रथम माह में यहाँ 7 चित्ता शावकों को जन्म देने की खुश खबर मिली है। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का ईश्वर की आराधना माना है। आइए कर्तव्य काल में कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हम सभी विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश को गढ़ने का संकल्प करें। एक ऐसा मध्य प्रदेश जो सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंब के मंत्र के साथ विकास सुशासन एवं जन कल्याण में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। एक ऐसा मध्य प्रदेश गेहूं की खरीदी को लेकर नहीं किया, किसान गट्टे वाला एवं 2700 रुपए सरकार ने मांगे, बात है ऐसा मध्य प्रदेश जो संस्कृति और ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे थे विधानसभा से, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे